नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 61 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चुनावी गर्मी में नेता बयानों की मर्यादा लांघने लगे हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर ऐसी बात कही जिससे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। आपको इसकी पूरी डिटेल आज दिखाऊंगा। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी होगी, जो जनता को वादे पूरे होने की गारंटी देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को एक और गारंटी दे दी है। आपको वो गारंटी भी दिखाएंगे। साथ ही बात होगी पप्पू यादव की। पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो पप्पू ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। अब आरजेडी की लालटेन कहीं उनके आंसुओं में डूब तो नहीं जाएगी, आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें पार्टी ने भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की कतार में पहुंचा दिया है। सीएम हाउस से एक बार और वीडियो सामने आया है। इसमें भगत सिंह और बाबा साहेब की तस्वीर के बीच अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी दिखी। ये तीनों तस्वीरें वहीं लगी हैं जहां से पहले केजरीवाल वीडियो संदेश जारी करते थे, लेकिन वो शराब घोटाले के आरोप में जेल जा चुके हैं। अब इस जगह से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल वीडियो संदेश जारी करती है। आज उन्होंने सीएम केजरीवाल की तरफ से विधायकों को नया टास्क सौंप दिया। इस पर सियासी बवाल मचा है। सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। जेल के ताले टूटेंगे। संजय सिंह तिहाड़ की सलाखों से छूटे तो सीधे दिल्ली के सीएम हाउस पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के पैर छुए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये अपने आप में एक संदेश की तरह था। दूसरा संदेश कुछ घंटों बाद आया। ये पहले से कुछ अलग था। नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। ये संदेश आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के नाम था, जिसे अरविंद केजरीवाल ने जेल से भेजा था। इसे पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़कर सुनाया। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। यानी अरविंद केजरीवाल अपने सभी विधायकों के नाम संदेश पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए ही जारी कर रहे हैं। इसे कोई और नहीं, खुद सुनीता ही पढ़कर भी सुना रही हैं। अब सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए सुनीता केजरीवाल की भूमिका सिर्फ एक संदेशवाहक की है या इससे बड़ी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि केजरीवाल का जेल से भेजा गया संदेश न तो पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय के जरिए सार्वजनिक हो रहा है, न पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों के जरिए और न नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्यों और राष्ट्रीय सचिव के जरिए ये सार्वजनिक हो रहा है। केजरीवाल ने किसके नाम क्या संदेश भेजा है, इसे सिर्फ सुनीता केजरीवाल पढ़कर बता रही हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। जेल के ताले टूटेंगे। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जब तिहाड़ से छूटे तो उनके तेवर बता रहे थे कि जैसे केजरीवाल की गैर मौजूदगी में चुनाव प्रचार की अगुवाई करने वाले नेता की खाली जगह कुछ हद तक भर गई है। पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। इसके बाद संजय सिंह आपके दफ्तर पहुंचे तो वहां भी सभी नेता उनके इनकलाबी गीत में सुर मिलाते दिखे। हमको इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है, रुके न जो। गुरुवार की सुबह संजय सिंह राजघाट गए, बापू को नमन किया। संजय ने एक बार फिर संघर्ष का संकल्प दोहराया। इस बीच सुनीता केजरीवाल की तरफ से नया वीडियो संदेश जारी करने के बाद विरोधी पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर तीखा तंज कर रही है। जो कुर्सी है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है। किस हैसियत से सुनीता केजरीवाल जी उस कुर्सी पे बैठ के संदेश दे रही हैं, ये तो वो देखना चाहिए। सुनीता मैडम का क्या है कि वो एक सेतु का काम कर रहे हैं। भगवान राम के टाइम से अग्नि परीक्षा का
जो रिवाज बन गया है वो आज भी चालू है। इधर आम आदमी पार्टी ने अपने हर मंच पर केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर लगा दी है। सुनीता केजरीवाल की तरफ से जारी विधायकों के नाम संदेश पर एक और वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल सुनीता के पीछे के बैकग्राउंड्स में पहले शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीरें हुआ करती थी। अब इसके बीच में अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर लगा दी गई है। विरोधी पूछ रहे हैं कि क्या केजरीवाल का कद शहीद आजम और भगत सिंह के बराबर है। जब केजरीवाल की ऐसी तस्वीर पर सवाल उठे तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल की लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। उन महापुरुषों के बीच में ऐसे व्यक्ति को जो जेल के अंदर हो, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर हो, उनके साथ आप अपनी तस्वीर लगाएंगे। उनकी फोटो इस बात का प्रमाण है कि जो आज संघर्ष चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। आज एक समय ऐसा आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है और वही अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल की तरफ से पार्टी से जुड़े मामलों पर सीएम का संदेश पहुंचाने के विरोध के पीछे खास दलील है। पूछा जा रहा है कि केजरीवाल की तरफ से जेल में मुलाकात के लिए 10 नाम दिए जा सकते थे, लेकिन 6 ही क्यों दिए गए। इनमें भी कई विभागों की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम क्यों नहीं है, यह सवाल पूछ रही है। विधायकों को आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय के जरिए संदेश दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के 9 सदस्य हैं, इनमें 2 केजरीवाल और सिसोदिया जेल में हैं, तो बाकी 7 मेंबर्स के जरिए भी संदेश जारी क्यों नहीं हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 32 सदस्य हैं, इनमें से 3 जेल में हैं, लेकिन बाकी 29 सदस्यों को भी जिम्मेदारी दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और केजरीवाल का संदेश जारी करने की भूमिका सिर्फ सुनीता केजरीवाल ही निभा रही है, जो पार्टी में किसी पद पर नहीं है। चुनाव सर पर है, ऐसे में आम आदमी पार्टी पर बीजेपी से मुकाबले के लिए मारक रणनीति तैयार करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। कल पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ से बाहर आते ही कहा था कि जेल के ताले टूटेंगे और सारे साथी छूटेंगे। आखिर उन्हें यह भरोसा क्यों है और 6 महीने तक जेल में रहने के बाद क्या बदला है, यह जानने के लिए एबीपी न्यूज ने संजय सिंह से खास बातचीत की। संजय जी, जिस तरीके से मैं आपको जानता हूं, 6 महीने पहले जब आप जेल से बाहर थे और जब जेल गए, उस दौरान जो आपकी आवाज में बुलंदी थी वो कल उससे ज्यादा नजर आ रही थी। क्या बदला है इन 6 महीनों में संजय सिंह के भीतर और किस तरीके का संजय सिंह बाहर निकला? तो कम होना क्यों चाहिए? आम आदमी पार्टी का जन्मी आंदोलन की कोख से हुआ है। अगर किसी को, प्रधानमंत्री जी को यह गलतफहमी हो या भाजपाइयों को यह गलतफहमी हो कि जेल में डालने से हमारा जज्बा कमजोर होगा, तो यह गलतफहमी उनको अपने मन से दूर कर लेनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी हमारे पार्टी के मुखिया हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने उनको चुना है इसलिए कि वो शिक्षा पे काम कर सकें, बिजली पे काम कर सकें, महंगाई को दूर करने के लिए काम कर सकें। 2 मंत्री जेल चले जाते हैं, उनका इस्तीफा ले लिया जाता है, तो अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पर क्यों इस्तीफा नहीं दे देते जब जेल में बंद है? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत लेने के मामले में सजा याफ्ता हो, सजा हुई थी बंगारू लक्ष्मण जी को, तो बीजेपी तो बंगारू जनता पार्टी है। और नैतिकता की बात आप हमसे कर रहे हैं, इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो फर्जी मुकदमे में, फिर कहो इस्तीफा दो। भगवंत मान को गिरफ्तार करो, फिर कहो इस्तीफा दो। 2 फर्जी मुकदमे ही तो कर रहे हैं। ममता बनर्जी पे मुकदमा करो, इस्तीफा दो। विजयन पे मुकदमा करो, इस्तीफा दो। स्टालिन पे मुकदमा करो, इस्तीफा दो। सिद्धारमैया पे करो, इस्तीफा दो। रेवंत रेड्डी पे करो। तो पूरे देश से विपक्ष की सरकार ही खत्म कर देना चाहती है भाजपा। और ये क्या करते हैं, जो इनके साथ मिल जाता है, कह रहे थे चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, फिर कहने लगे मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। वो अजीत पवार को लेके घूम रहे। तो इसलिए भाजपाइयों की तो कोई बात ही मत कीजिए। इस देश की सबसे महाभ्रष्ट बेईमान पार्टी अगर कोई है आज की तारीख में, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा।
पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिंदुस्तान के एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा। सुनीता केजरीवाल की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि बिना मुख्यमंत्री की शपथ लिए सरकार चलाने का काम सुनीता केजरीवाल कर रही हैं। कि भाजपाई क्या कह रहे हैं उससे कोई हमारा लेना देना नहीं। जो 1 साल से मणिपुर में हिंसा करा रहे हैं वो हमको सिखाएंगे कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। तो इसलिए उनकी बात मत करिए जिनका गृह राज्य मंत्री देश का, उन्होंने ऐसे आदमी को बना रखा है जिसका बेटा 4 किसानों को कुचल के मार देता है। भाजपा अपना काम करे, उनसे हम लोग लड़ेंगे, उनको नंगा करेंगे देश के सामने, ये मैं आपको कह रहा हूं। चुनावी युद्ध किसी जंग से कम नहीं है। इसका सबूत आज वायनाड से आया, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग होनी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वहां पहुंच गई। इसके बाद वायनाड में भी अमेठी जैसा सीन बन गया। पिछले चुनाव में राहुल ने वायनाड के साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ा था और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ने उन्हें हरा दिया था। कांग्रेस ने अब तक अमेठी से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और स्मृति वायनाड में राहुल की घेरेबंदी कर रही है। कांग्रेस ये बता दे इंडिया अलायंस का नेता कौन, नीति क्या, नियत का तो हम सबको बता। If Rahul Gandhi is not acceptable to India Alliance as prime ministerial candidate, then why should Wayanad accept him? अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी को बेदखल कर चुकी स्मृति ईरानी ने वायनाड पहुंचकर धनुष की प्रत्यंचा खींची और तीर निशाने पर दाग दिया। कल यहाँ पर कांग्रेस का भी नॉमिनेशन भरा गया, उसमें मुस्लिम लीग का फ्लैग मिसिंग था, है ना? वो इसलिए मिसिंग था क्योंकि जब वो नॉर्थ इंडिया में आएंगे चुनाव लड़ने, तब वो कहेंगे कि मैं राम भगवान में मानता हूँ, तब मंदिर मंदिर जाएंगे। अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी वायनाड में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम बोलकर दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। स्मृति के हाथों अमेठी से बेदखल होकर केरल की वायनाड सीट से दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी ने कल पर्चा भरने से पहले रोड शो किया था, जिसमें उनकी सहयोगी पार्टियों के झंडे गायब थे। स्मृति ने इसी पर राहुल की घेराबंदी शुरू की और लगे हाथ एसडीपीआई की तरफ से ग्रैंड ओल्ड पार्टी को की गई समर्थन की पेशकश का मुद्दा भी उठा दिया। पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुटला चुके हैं जब उन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन अपने चुनाव के लिए लिया। स्मृति जी और उनकी पार्टी से हमें 2 चीजों पर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक हिंदू धर्म पे नहीं चाहिए और एक राष्ट्रवाद पर नहीं चाहिए। एसडीपीआई देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित संस्था पीएफआई की राजनीतिक शाखा है। ये सच है कि उसने कांग्रेस को समर्थन की पेशकश की, लेकिन सच ये भी है कि कांग्रेस समर्थन लेने से इनकार कर चुकी है। लेकिन बीजेपी ये मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। पीएफआई के साथ लड़ना डेमोक्रेसी है ना, पीएफआई के साथ लड़ना ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना। पीएफआई इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी इंडियन। चुनावी सफलता के मामले में केरल में बीजेपी का इतिहास नीलबटा सन्नाटा रहा है। पार्टी आज तक वहां एक भी सीट नहीं जीत पाई। बीजेपी इस बार इसी इतिहास को बदलना चाहती है। मौसम चुनावी हो तो सियासी शोले बरसने की बात आम लगती है, लेकिन मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर हेमा भड़क गई। सुरजेवाला सफाई दे रहे हैं कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया, लेकिन हेमा मालिनी कह रही हैं कि टारगेट उन्हीं को किया जाता है जो नाम वाले होते हैं। यानी हेमा ने बिना कुछ ज्यादा कहे सुरजेवाला पर शोले बरसा दिए। कोई हेमा मालिनी को
के लिए बनाते हो, कोई एम आमानी तो के लिए बनाते हो। टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। लाइन फिल्मी गाने की है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अपने अभद्र बयान से मर्यादा को तार तार कर दिया और रियल लाइफ का गाना रियल लाइफ का फसाना बन गया। तो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी का उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। तो हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए, अब महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। मथुरा से तीसरी बार पर्चा भर चुकी 2 बार की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के इस रिएक्शन के पीछे है कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का वो बयान जो इसी महीने की 1 तारीख को कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के कैथल में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुशील गुप्ता का प्रचार करने गए थे। मंच से एमएलए और एमपी की महिमा बताते बताते हेमा मालिनी तक पहुंच गए और ऐसी बात कह गए जिसे जुबान पर लाना तो छोड़िए, सुनना भी मर्यादा भंग करने के समान है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई एम आमानी तो के लिए बनाते होंगे। सुरजेवाला की ये बातें सबसे पहले सभा में मौजूद हजारों लोगों ने सुनी, फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बीजेपी ने इसे कांग्रेस की खींच और उसकी सोच बता डाला। हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। बीजेपी के नेता से लेकर प्रवक्ता तक कांग्रेस पर हमलावर हैं। हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस भेज दिया है और सुरजेवाला कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, लेकिन हालत यह है कि उनकी बात को मथुरा से उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार तक बहाव देने को तैयार नहीं। निजी मामला इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। निजी मामला इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कांग्रेस पल्ला तो झाड़ लेगी, लेकिन इंटरनेट के युग में इमेज पर लगे धब्बे आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, लंबे समय तक साथ चलते हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल की 82 लोकसभा सीटों को फतह करने के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी ने बिहार के जमुई और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली की। पीएम ने बंगाल में टीएमसी पर तूफानी हमला बोला। इस पर पलटवार में सीएम ममता बनर्जी जरा भी देर नहीं। इससे पहले बिहार में पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने साझा सभा की। दोनों के निशाने पर लालू परिवार था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश के उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने मोदी को फिर से ना पलटने का भरोसा दिलाया। ऐसा दोबारा हुआ जब भरी सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से कहा कि अब फिर कभी इधर उधर नहीं होऊंगा। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। तो जो काम किया है 5 से लेकर के आगे तक और केंद्र सरकार में 10 साल से हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब कितना ज्यादा कर रहे हैं। नीतीश की इन बातों पर प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुरा रहे थे। बगल में एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान भी मौजूद थे। बिहार के सीएम यही चुप नहीं रहे, उन्होंने लालू यादव की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाने को झूठ मूठ का साथ बता डाला। वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, आज झूठ मूठ के अपना बात करता है। जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता है तो फिर छोड़ दिए। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए की नजर चुनाव जिताओ समीकरण को साधने की है।
जमुई में एनडीए की तरफ से एलजेपीआर के अरुण भारती उम्मीदवार हैं। दलित वोटर बहुल इस सीट पर चिराग पासवान 2014 और 2019 में जीते थे। इस बार एनडीए हैट्रिक की तैयारी में है और पीएम मोदी ने इसकी जमीन तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आरजेडी पर सीधा हल्ला बोला। 19 अप्रैल को चुन चुन करके इनको साफ करना है। जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बिहार में लालू परिवार को ललकारने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में कूच बिहार का रुख किया और सीधे दीदी पर निशाना साधा। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में कूच बिहार सीट की खास अहमियत है। पिछली बार बीजेपी ने यहां से 54,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी। टीएमसी इस बार कूच बिहार को वापस जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन पीएम मोदी ने आक्रामक प्रचार के जरिए अपने तेवर दिखा दिए। टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का इंडी गठबंधन सिर्फ झूठ और अफवाह की राजनीति में ही जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त कूच बिहार में दस्तक दी है जब ममता बनर्जी ने बीजेपी के कब्जे वाली सीटों को छीनने के लिए खास अभियान शुरू कर रखा है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दे डाला है। বলছে রেশন দোকানে রেশন যাবে, তাতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি আর বিজেপির লোগো থাকবে। না খেতে পেয়ে মরে যাব, তবুও আমি বলে দিচ্ছি যে আমি ওর মধ্যে যাব না। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बिहार की 40 में से 39 और पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें हासिल की थीं। इसकी वजह से टीएमसी को 12 सीटों का नुकसान हुआ था। इस बार फिर से कूच बिहार से लेकर बीरभूम तक महासंग्राम की रणभेरी बच चुकी है। और अब बात करते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन करते वक्त जो कहा था वो आज कर दिखाया। समर्थकों की भारी भीड़ साथ लेकर वो नामांकन करने पहुंचे। नामांकन भरने के बाद कहा कि उनकी राजनीतिक हत्या की कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा सीधे सीधे लालू परिवार की तरफ था। यह वही लालू परिवार है जिससे पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले मुलाकात की थी और उसके अगले दिन कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब पप्पू यादव के चुनाव में उतरने के साथ ही पूर्णिया की लड़ाई आरजेडी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। वैसे भी इस सीट से आरजेडी कभी चुनाव नहीं जीती। न सिर्फ पूर्णिया बल्कि आसपास की उन सीटों पर भी पप्पू असर डाल सकते हैं जहां उनके समर्थकों की बड़ी तादाद है। कहने को तो पप्पू यादव कांग्रेस में इस वजह से आए थे ताकि बिहार में कुछ सीटों पर फायदा पहुंचा सके, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि अब वो सीमांचल की कई सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए खतरा दिखाई दे रहे हैं। पप्पू यादव ने जो कहा था वो आज कर दिया। सुबह मां का आशीर्वाद लिया, बुलेट पर सवार हुए और समर्थकों के साथ निर्दलीय नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। भीड़ जुटाकर पप्पू यादव ने संदेश दिया कि अगर वो चुनाव नहीं भी जीतेंगे तो आरजेडी की लालटेन बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप एक बात बोले नामांकन के बाद कि आपके राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई थी। देख लीजिए आप पूर्णिया में क्या था सर, कभी आप जीते नहीं, कभी आप लड़े नहीं, आप जबरदस्ती कांग्रेस का सब सीट ले लिए, कांग्रेस पर दबाव बना दिए, मेरी पार्टी भी गई, सब कुछ गई, और उसके बाद आप मेरे खिलाफ आ गए नॉमिनेशन दिलाने। पूर्णिया में निर्दलीय नामांकन करने के साथ ही पप्पू यादव ने आसपास की उन सीटों पर आरजेडी की मुसीबत बढ़ा दी जहां उनके समर्थक रहते हैं, फिर चाहे वो मधेपुरा हो या सुपौल। पप्पू यादव का दावा है कि लालू ने उन्हें मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं हुए। कॉल आया था राजद परिवार से और उन्होंने लास्ट में भी उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़ जाइए। मैंने कहा कि यदि आपको लगता हो आरजेडी का ही टिकट आप हमको पूर्णिया के लिए दे दीजिए और बीमा जी को सुपौल भेज दीजिए। मैं हमेशा लालू जी के आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। पप्पू यादव भले ही 3 बार पूर्णिया से सांसद रहे हों, लेकिन एक सच ये भी है कि 1999 के बाद यहाँ की जनता ने उन्हें कभी पसंद नहीं किया। 2004 में वो पूर्णिया से चुनाव हार गए और उसके बाद कभी पूर्णिया से चुनाव लड़ा ही नहीं।
लालू यादव को लगता है कि वो बीमा भारती के सहारे यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। यही वजह रही कि तेजस्वी यादव भले ही किसी के नामांकन में नहीं पहुंचे, लेकिन बीमा भारती ने जब पर्चा दाखिल किया तो खुद वहां मौजूद थे। ये संदेश पप्पू यादव के लिए भी था। जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। अब पूर्णिया के धरती पे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था 2014 में कि सरकार में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अब तक नहीं मिला। अमित शाह जी का तो कहना ही क्या है, उनको जानकारी का अभाव रहता है। पप्पू यादव ने भले ही पूर्णिया से नामांकन भर दिया हो, लेकिन अभी भी नाम वापसी की तारीख बची है और अगर पप्पू यादव नाम वापस नहीं लेते तो वो चुनाव जीतेंगे या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन इतना तय है कि बिना हेलमेट के बुलेट चलाने पर उनका चालान जरूर कट सकता है। बढ़ते आगे और अब बात समाजवादी पार्टी की, जहां टिकट को लेकर मुसीबत विकट होती जा रही है। गौतम बुद्ध नगर हो, श्रावस्ती हो, मेरठ में भी अखिलेश यादव को तीसरी बार प्रत्याशी बदलना पड़ा। कल मेरठ की सीट से अतुल प्रधान ने पर्चा भरा था, लेकिन आज लखनऊ से सुनीता वर्मा के नाम की चिट्ठी जारी हो गई। सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश यादव इतने कंफ्यूज क्यों हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव हर दूसरे दिन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी को समेटने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के साथ हुए गठबंधन को उत्तर प्रदेश का नया भविष्य बता रहे हैं। लेकिन जमीन पर हालात ऐसे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भारी कंफ्यूजन है। किस दिन किस प्रत्याशी का टिकट कट जाए ये कोई नहीं बता सकता। ताजा मामला मेरठ का है। मेरठ में पहले भानु प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया, उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया तो विधायक अतुल प्रधान के नाम की चिट्ठी जारी हुई। उन्होंने नामांकन किया तो अगले ही दिन सुनीता वर्मा के नाम पर मुहर लगा दी। सुनीता वर्मा के पति पूर्व विधायक योगेश वर्मा लखनऊ में थे। जैसे ही टिकट मिला, समाजवादी पार्टी के दिए गए हेलीकॉप्टर से मेरठ पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। टिकट मिलने पर कहा अखिलेश यादव ने एक दलित का सम्मान किया है। अखिलेश यादव जी ने जो भरोसा जताया है कि दलित समाज को, हमारे समाज को इतना बड़ा सम्मान दिया है कि सिंबल दिया और हेलीकॉप्टर दिया, जाके भर के आओ। लखनऊ में सिर्फ योगेश वर्मा ने ही डेरा नहीं जमाया था। जैसे ही टिकट कटने की खबर लगी, अतुल प्रधान भी लखनऊ पहुंच गए। अखिलेश यादव से मुलाकात की, रूठे हुए मन से कहा सुनीता वर्मा का सहयोग करेंगे। रही बात विधायक बने रहने की तो उसका फैसला जनता करेगी। जो पार्टी ने तय किया है वो स्वीकार करना चाहिए। समर्थन करेंगे सुनीता वर्मा का। समाजवादी पार्टी ने अगर टिकट कर दिया तो हमारे समर्थन ना करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मान लिया हम लड़ते तो हम जीतते, लेकिन पार्टी के पास कुछ फीडबैक रहा होगा। नेता एक ही लाइन में दो बात कह जाते हैं। अतुल प्रधान ने वही किया। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मेरठ में ही ऐसा नहीं किया। उदाहरण के लिए तमाम ऐसी सीटें हैं जहां बार बार प्रत्याशी बदले जा रहे। कांग्रेस की सियासी नाव में छेद कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे कांग्रेस की नाव में छेद भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर चाहे पूर्व सीएम हो या करीब एक दशक तक कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता हो, कांग्रेसी नेताओं की ऐसी कोई कैटेगरी नहीं बची है जो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के जहाज को ना पकड़ रही हो। राज्य अलग अलग हैं, लेकिन गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान तक जो पाला बदल रहे हैं वो राम के नाम का हवाला दे रहे हैं और सनातन के नाम पर आत्मा जगने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चुनाव के वक्त ही इन सब की आत्मा क्यों जागती है? शुरुआत आज के दो सबसे बड़े चेहरों के साथ। पहला चेहरा कांग्रेस के बेहद तेज तर्रार प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ। पीछे से आलू आगे से सोना, बेहूदी बातें मैं नहीं कर सकता। एमए इन पॉलिटिकल साइंस कहाँ है प्रधानमंत्री? एमए इन पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, लोगों को बरगला रहे। 10वीं पास जो 10वीं नहीं था उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। जो 10वीं पास नहीं है, शर्म नहीं आई आपको? डूब के मर जाना चाहिए था उस दिन। दूसरा चेहरा संजय निरुपम। मुंबई की राजनीति में कांग्रेस का वो नाम जो उत्तर भारतीयों की आवाज बनकर गूंजता रहा। ये पूरी सरकार ही फर्जी है और सबसे ज्यादा फर्जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस की नाव में छेद करने वाले ये दो बिल्कुल ताजा चेहरे हैं जिन्होंने हाथ का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है।
मैंने प्रमुख कारण ये बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद्व चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी के पार्टी मुख्यालय की है, जहां गौरव वल्लभ कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे। औपचारिक प्रक्रिया से पहले गौरव वल्लभ की तारीफ में कसीदे पढ़े गए। कई बार संजय मयूं और अनिल बलूनी सब टीम बैठती है तो गौरव वल्लभ अगर डिस्कशन में जा रहे हैं तो फिर उस प्रकार कोई सीनियर जाना चाहिए। ऐसी चर्चा उनके कमरे में मैंने सुनी है और ऐसे गौरव जी का आज पार्टी ज्वाइनिंग हो रहा है, मैं उनका स्वागत करता हूं। खैर बात गलत नहीं है। करीब 4 साल पहले गौरव वल्लभ की बहस के हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ करते थे। देखिए, यहाँ आके बरगलाने की और हास्य कविताएं करके मैं मानता हूँ आप कपिल शर्मा से बेटर एक्टर हो, जैसे आपने मुझे बोला ना, मैं मानता हूँ। क्यों ना शाम को 9 से 9:30 एक प्रोग्राम चालू करा जाए, संबित पात्रा लाइव, संबित पात्रा शो, करो उस पे नौटंकी, करो गाने, गाओ दलदल, जो करना वो करो। गौरव वल्लभ ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से पूछा था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं और उनका ये सवाल पूरे देश में उनकी पहचान बन गया था। ये जो पूरा 5 वर्ष है, इसमें हम $2 ट्रिलियन जोड़ेंगे। विश्व के बुलंदी पर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के। मुझे ये लगता है मेरे भाई को ये 5 का अंक बड़ा भाता है। संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना? बताओ ना। बताता हूँ। नहीं, बताओ ना आज दर्शकों। बताता हूँ। आप बैठो, बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने? बताता हूँ। आप सुनो, आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते? जवाब पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई। देखिए कितने जीरो होते? ये देख लिया, इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता। 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको आज। 5 ट्रिलियन में कितने? चलिए आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। 12 10 टू द पावर 12 होते हैं। 10 टू द पावर 12। गौरव वल्लभ 2 बार जमशेदपुर और राजस्थान के उदयपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार वो चुनाव हार गए थे। पेशे से प्रोफेसर रहे गौरव वल्लभ काफी वक्त से लाइमलाइट से दूर थे और अब सच्चे सनातनी होने का दावा करके महाभारत का श्लोक पढ़ के बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस एक दिशाहीन पार्टी हो चुकी है। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, तस्य धर्मो न हंतव्यो मा नो धर्मो हतो वधित। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो, वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो और उल्टा गालियां दे रहे हो। सवाल यह है कि गौरव वल्लभ के सब्र का बांध ठीक चुनाव से पहले ही क्यों टूटा? कांग्रेस पार्टी में ये सारी कमियां उनको पहले क्यों नहीं दिखाई दी? कांग्रेस की नाव में छेद का दूसरा चेहरा। आप सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार और जय श्री राम। कांग्रेस से संजय निरुपम का साथ क्या छूटा, वो जय सिया राम से ऐतराज करने वालों का अंजाम तक बताने लगे हैं। सर, जब हम आपसे मिलते हैं तो आपको हम नमस्ते कहते हैं, आज जय श्री राम कहें? बोल सकते हैं, जय श्री राम तो सबको बोलना चाहिए। राम तो इस देश के कण-कण में है, इस देश के प्राण हैं और राम पर किसी को ऐतराज होना ही नहीं चाहिए और जो ऐतराज करेगा वो खत्म हो जाएगा। कहता जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पर इतनी आजादी से जय श्री राम आज आप बोल रहे हैं, कांग्रेस से निकलने के बाद संभव नजर आ रहा है? थोड़ा हमारे यहाँ थोड़ा एक विशेष आग्रह रखा जाता है, जय श्री राम या सिया राम बोलने के ऊपर थोड़ा सा एक तकलीफ होती है, लेकिन हम तो राम कथाओं में जाकर के जय श्री राम और सिया राम बोलता रहा हूं मैं। संजय निरुपम न सिर्फ मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, बल्कि 2009 में मुंबई नॉर्थ वेस्ट से कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं। इससे पहले निरुपम शिवसेना में थे और राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले संजय निरुपम उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर ही शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में आए थे। करीब 1.5 दशक तक
कांग्रेस के लिए राजनीति करने वाले संजय निरुपम के मुताबिक बुधवार रात को उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंपा था और सुबह होते होते संजय निरुपम के पार्टी से निष्कासित होने की खबर आ गई। संजय निरुपम कांग्रेस से मोह भंग होने की वजह पार्टी में 5 पावर सेंटर को बता रहे हैं। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। सवाल यह है कि संजय निरुपम को कांग्रेस में 5 पावर सेंटर चुनाव से पहले ही क्यों दिखाई दिए? कांग्रेस में नेतृत्व के सुनने का एहसास उन्हें टिकट कटने के बाद ही आखिर क्यों हुआ? दरअसल संजय निरुपम महाराष्ट्र के मुंबई से नॉर्थ वेस्ट से टिकट न मिलने को लेकर नाराज थे, जबकि 27 मार्च को उद्धव ठाकरे ने अपने 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया था, जिसमें नॉर्थ वेस्ट सीट शामिल थी। वहां से अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया गया था, जबकि खुद निरुपम वहां से लड़ना चाहते थे। आपको पता होगा 1 हफ्ते पहले मैंने घोषणा की थी और वो घोषणा तब की थी जब महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के साथ सहमति बनाए एक खिचड़ी चोर को हमारे क्षेत्र का लोकसभा का अगला उम्मीदवार घोषित किया। मैंने साफ साफ कहा था मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। कांग्रेस की नाव में छेद का तीसरा चेहरा विजेंदर। अब से करीब 24 घंटे पहले इंटरनेशनल मुक्केबाज विजेंदर सिंह के बीजेपी का दामन थामने की खबर आई थी, जब बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने विजेंदर का पार्टी में स्वागत किया था। हम कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर, जो उनका काम करने की शैली उससे प्रभावित होकर, हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनसे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो हम चाहेंगे कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर। खास बात यह है कि 2019 में विजेंदर सिंह कांग्रेस के टिकट पर साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि विजेंदर चुनाव हार गए थे। कहते बदलाव कभी भी हो सकता, कहते जब जागो तभी सवेरा। तो कहते हम जाग गए हैं और आज तरह से घर वापसी हुई आज। तो हम चाहते हैं कि देश सेवा करें, देश हित में काम करें, तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में। नींद कहते वो उखड़ जाती है तो सब चीजें हो जाती हैं। तो एक दिन आया कि भैया मेरे को लगता है कि मेरे को देश हित में बीजेपी में शामिल है। अब देखिए, बीजेपी में आने को विजेंदर नींद से जागना बता रहे हैं। मूल रूप से हरियाणा के भिवानी के रहने वाले विजेंदर जाट समुदाय से आते हैं और ऐसे में विजेंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सीटों पर बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब तक आपने जिन 3 चेहरों को देखा वो तो पिछले 24 घंटे में पाला बदलकर बीजेपी में आए हैं, जबकि पाला बदल का ये खेल जनवरी से शुरू हो गया था और गुजरात से लेकर पंजाब, हरियाणा तक बीजेपी की स्ट्राइक जारी है। पंजाब में रवनीत सिंह बिट्टू, हरियाणा में नवीन जिंदल और गुजरात में अर्जुन सिंह मोडवाडिया। ये वो 3 चेहरे हैं जिनका अपने अपने प्रदेशों में अच्छा खासा प्रभाव है। तीनों की पहचान कांग्रेस के ताकतवर और वफादार नेता की रही है, लेकिन इस वक्त ये तीनों बीजेपी का कमल खिलाने के लिए सियासत के अखाड़े में हाथ आजमा रहे हैं। एसपीजी, सेंट्रल फोर्सेस सब उनकी हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा सब सेंट्रल फोर्सेस उन्होंने लगाई रखी हैं। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से आए, जहाज से आए, रास्ते में फिर भी अभी भी मुश्किल होगी, क्योंकि आपने 1.25 साल हर पंजाबी को रास्ते पे रखा है। तो आज मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं, जो मैंने पिछले 10 साल से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, बहुत ज्यादा पंजाब के लिए उनका प्यार है और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और करना चाहते थे। रवनीत बिट्टू पंजाब के मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह के पोते हैं। मोदी की लहर में भी 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लुधियाना से जीते थे, लेकिन इस बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस का हाथ
छोड़ दिया है। 26 मार्च को बिट्टू बीजेपी में शामिल हुए और अब बीजेपी ने बिट्टू को लुधियाना से अपना उम्मीदवार बनाया है। रवनीत सिंह बिट्टू के साथ ही कांग्रेस में सांसद रह चुकी परनीत कौर भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इससे पहले कांग्रेस के सांसद रहे सुनील जाखड़ भी बीजेपी में जा चुके हैं, जो अब प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बीजेपी में पहले से ही अपनी जगह बना चुके हैं। मतलब ये कि जो लोग पंजाब कांग्रेस के पूरक हुआ करते थे वो अब बीजेपी में जा चुके हैं। पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा की राजनीति में जिंदल परिवार का दबदबा रहा है। नवीन जिंदल कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे, लेकिन 24 मार्च की रात को जिंदल ने बीजेपी जिंदाबाद कहना शुरू कर दिया। उस रात 8 बजे जिंदल कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अगले ही घंटे पार्टी ने जिंदल को कुरुक्षेत्र से लोकसभा का टिकट दे दिया। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि हरियाणा में बीजेपी ने लोकसभा के जिन 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनमें से 6 पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। अशोक तंवर से लेकर राव इंद्रजीत और अरविंद शर्मा जैसे नेता पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, अब कमल खिलाने के लिए बीजेपी के साथ हैं। गुजरात की राजनीति में अर्जुन मोढवाडिया को कभी नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था, लेकिन राम का नाम लेकर कांग्रेस के इस अर्जुन ने पार्टी से नाता तोड़ लिया। पिछले महीने मोढवाडिया ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी के टिकट पर मोढवाडिया पोरबंदर से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। राम का नाम लेकर हाथ का साथ छोड़ने की शुरुआत इसी साल जनवरी में उस वक्त हो गई थी जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी पारी शुरू कर रहे थे। मुंबई में कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। बाद में पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी कांग्रेस से दूर हुए और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के नेताओं में पार्टी छोड़ने की होड़ सी मच गई है। कांग्रेस से लेकर जेएमएम, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी तक के नेता दल बदल रहे हैं। पंजाब से लेकर यूपी तक बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के लोकसभा में इकलौते सांसद थे। जालंधर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे और 27 मार्च को इन्होंने पंजाब में कमल खिलाने का प्रण ले लिया। जलंधर के विकास के लिए, जलंधर की बेहतरी के लिए, जलंधर की तरक्की के लिए आज मैंने ये फैसला लिया है और हम जलंधर को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। जो केंद्र सरकार के सारे प्रोजेक्ट है वो हम जलंधर में लेके आएंगे। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जब ईडी की हिरासत में थे और सुशील रिंकू बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी में शामिल हो गए, विपक्षी गठबंधन की नाव में छेद का यह सिलसिला अब तक जारी है और ये कहां जाकर रुकेगा इस बात को कोई नहीं जानता। तो बहरहाल भारत की बात में आज जितना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।